दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। यह श्रृंखला माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की सहायता के लिए है। मैंने इसके पूर्व कक्षा 6 और 7 में विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं का निर्माण किया था, जो आज भी निःशुल्क PDF डाउनलोड के रूप में मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसमें कक्षा 6 की शिक्षक संदर्शिका के 21,412 और कक्षा 7 की संदर्शिका के 26,502 डाउनलोड अभी तक हो चुके हैं। इससे मुझे लगता है कि आपको ये संदर्शिकाएं उपयोगी लगी हैं। मैं इन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रहा हूं। आज के वीडियो में मैं हमारी धरती पाठ के पहले 2 भागों के बारे में बात करूंगा। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि बच्चों को हर बात पर प्रश्न करना सिखाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है प्रयोग करके सीखना और प्रश्न करना सीखना। केवल किसी की कही हुई बात को बिना जाने समझे मान लेना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। इस पाठ में यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का गोल होना सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों में पृथ्वी गोल दिखाई देती है। अब बच्चे तो अंतरिक्ष में जा नहीं सकते, तो बच्चों को आप कक्षा में प्रयोग द्वारा कैसे बताएंगे कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें अपने आसपास देखने पर पृथ्वी चपटी ही दिखाई पड़ती है। फिर इस चपटी दिखने वाली पृथ्वी को गोल कैसे माना जाए? मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले कक्षा में अरविंद गुप्ता जी का यह प्रयोग करके बच्चों को दिखाइए कि किस प्रकार से एक बड़ी सी गेंद का यदि कोई छोटा टुकड़ा काटा जाएगा तो वो चपटा ही दिखेगा। हमारी धरती बहुत बड़ी है और हम उसका बहुत छोटा हिस्सा ही देख पाते हैं, इसलिए वो हमें चपटा दिखता है। मैं आपको यहां पर अरविंद गुप्ता जी की YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो दिखा रहा हूं, जिससे आपको प्रयोग कक्षा में करने में आसानी हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो ये एक बहुत ही सरल सा प्रयोग है जो दिखाता है कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक गेंद जैसी गोलाकार है। अब यहाँ इस गेंद को देखिए, ये गेंद तो एक स्फीयर है। अब इसमें हमने एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा लिया है। इस आयताकार टुकड़े को हम काटेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। ये देखिए, जो आयताकार टुकड़ा है इस प्लास्टिक की गेंद के ऊपर, इसको पहले निशान लगाया और फिर इसको काट लिया। अब हम इस अगर टुकड़े का निरीक्षण करेंगे, इसको ऊपर से देखें या नीचे से देखें, ये एकदम समतल या चपटा नजर आता है। तो उसकी दोनों सतह, ऊपर की और नीचे की, हमको लगभग समतल नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही आभास हमें होता है जब किसी हम खेत को देखते हैं या फुटबॉल के मैदान को देखते हैं। वो मैदान हमको एकदम सपाट और समतल नजर आता है, पर दरअसल वो हमारी गोल पृथ्वी, गेंद जैसी विशाल पृथ्वी का एक हिस्सा है। पृथ्वी को गोल सिद्ध करने के लिए आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में सबूत के तौर पर जो बातें लिखी होती हैं वे हैं, पहली, अंतरिक्ष से पृथ्वी गोल दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के जो चित्र लिए हैं वो पुस्तकों में छापे भी जाते हैं। यह बताया जाता है कि यदि आप समुद्र के किनारे जाकर दूर से आने वाले पानी के जहाजों को देखें तो सबसे पहले आपको जहाज का मस्तूल नजर आएगा, फिर धीरे धीरे पूरा जहाज पानी के ऊपर उठता हुआ दिखेगा। यदि आप समुद्र के पास रहते हैं तो आप ये दृश्य बच्चों को दिखा सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों में यह दिखाना संभव नहीं है। यह भी बताया जाता है कि अन्य सभी ग्रह जिन्हें हम देख सकते हैं वे सभी गोल हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी भी स्वाभाविक रूप से गोल ही है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग तारामंडल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम बच्चों को दूसरे गोलार्ध में ले जाकर तारामंडल तो नहीं दिखा सकते। यद्यपि ये सभी तर्क अपने स्थान पर सही हैं, फिर भी इन्हें बच्चे प्रयोग करके स्वयं नहीं देख सकते हैं। यह सही है कि प्रयोगात्मक रूप से पृथ्वी को गोल सिद्ध करना काफी कठिन है, फिर भी कुछ प्रयोग तो अवश्य किए जा सकते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको यहां पर सुझाव के रूप में बता रहा हूं। पहला है चंद्र ग्रहण का अवलोकन। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह छाया गोल होती है। इसके अवलोकन से यह साफ पता लगता है कि पृथ्वी गोल है। शिक्षक पहले ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर समझाएं
कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण होता है। फिर कक्षा में अंधेरा करके एक टॉर्च व एक ग्लोब और एक छोटी सी गेंद की सहायता से चंद्र ग्रहण का प्रयोग करके दिखाएं और बच्चों को इस रुचिकर खेल में शामिल भी करें। यदि संभव हो तो बच्चों को स्कूल में बुलाकर वास्तविक चंद्र ग्रहण भी दिखाया जा सकता है और यह समझाया जा सकता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की गोल छाया पड़ रही है। YouTube के चैनल ऑसर्थ एड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में कक्षा में चंद्र ग्रहण दिखाने का प्रयोग दिखाया गया है। आप इसकी सहायता से आसानी से कक्षा में यह प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की गोल छाया किस प्रकार दिखती है, ये आप अगर वास्तविक चंद्र ग्रहण में बच्चों को ना दिखा सकें तो YouTube के चैनल APOD वीडियोस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में दिखा सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दूसरी चीज है ऊंचाई से देखना। हम बच्चों को किसी ऐसे स्थान पर ले जा सकते हैं जहां पर बिना किसी बाधा के दूर तक देखा जा सकता है। ऐसे स्थान पर ले जाकर पहले जमीन पर खड़े होकर क्षितिज को देखिए और फिर किसी पेड़ या ऊंचे भवन या ऊंचे स्थान पर चढ़कर क्षितिज को देखिए। ऊंचाई से अधिक दूर तक देखा जा सकता है। यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी गोल है। एक ही समय में दो सूर्यास्त दिखाना। सूर्यास्त के समय किसी ऐसे स्थान पर बच्चों को लेकर जाएं जहां दूर तक देखने में कोई बाधा ना हो। सूर्यास्त के समय पहले बच्चों से कहें कि वे लेटकर सूर्यास्त देखें और जब सूर्य पूरी तरह क्षितिज के नीचे चला जाए तो बच्चों को खड़ा होकर सूर्य की ओर देखने को कहें। उन्हें सूर्य फिर से क्षितिज के ऊपर नजर आएगा और वे दोबारा सूर्यास्त देख सकेंगे। इसे और अच्छी तरह से दिखाने के लिए किसी ऊंचे भवन की छत से भी दिखाया जा सकता है। अब उन्हें ब्लैक बोर्ड पर चित्र की सहायता से समझाइए कि ऐसा धरती के गोल होने के कारण हो रहा है। आपको YouTube पर ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिनमें दुबई के बुर्ज खलीफा या किसी अन्य ऊंचे भवन से 2 बार सूर्यास्त होते हुए दिखाया गया है। मैं आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखा रहा हूं जो YouTube के चैनल योर एनवायरनमेंट सिएटल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इरेस्टोस्थनीज का प्रयोग। यदि धरती चपटी होती तो धरती पर एक समान ऊंचाइयों की वस्तुओं की छाया एक समय में हमेशा एक बराबर ही होती, चाहे वे वस्तुएं धरती पर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अलग अलग स्थान पर एक ही ऊंचाई की वस्तुओं की छाया की लंबाई अलग अलग होती है। इसे सबसे पहले मिस्र के वैज्ञानिक इरेस्टोस्थनीज ने खोजा था। इरेस्टोस्थनीज अलेक्जेंड्रिया में रहता था। उसे पता लगा कि हर 21 जून को साइन में इमारतों की छाया नहीं पड़ती है, पर उसने देखा कि अलेक्जेंड्रिया में इस दिन भी सभी इमारतों की छाया बनती थी। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि धरती के गोल होने के कारण इन दोनों शहरों में इमारतों पर सूर्य की किरणें अलग अलग कोण से गिरती हैं, इसलिए छाया में अंतर आता है। इतना ही नहीं, उसने छाया की लंबाई तथा अलेक्जेंड्रिया एवं साइन की दूरी मापकर धरती की परिधि भी निकाल ली थी। इस प्रयोग को करने के लिए हमें किसी ऐसे स्कूल के साथ समन्वय करना होगा जिसकी दूरी हमारे स्कूल से कम 200 किलोमीटर हो। फिर हम और उस स्कूल के शिक्षक तथा बच्चे एक ही ऊंचाई का एक डंडा स्कूल के प्रांगण में गाड़ेंगे और उसकी छाया का माप लेंगे। लिया गया माप आप मोबाइल फोन या अन्य फोन के माध्यम से एक दूसरे को बता सकते हैं। इस प्रकार हम प्रयोग करके देख सकेंगे कि अलग अलग स्थान पर एक ही ऊंचाई के डंडे की छाया एक ही समय पर अलग अलग लंबाई की होती है।
इस संबंध में विश्व के स्कूलों में समन्वय करके एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इस प्रोजेक्ट में शामिल भी हो सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। आप अपने स्कूल के किसी अंधेरे कमरे में एक संतरे पर 2 पिन लगाकर भी यह प्रयोग करके बच्चों को दिखा सकते हैं। इस प्रयोग का एक वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जिसे देखकर आप आसानी से यह प्रयोग अपने स्कूल में कर सकते हैं। This will simulate the Earth, even though it's not really round, but we'll work with it. You have a source of light. I'm going to get a little light bulb for reading a book. This will simulate the sun. 2 sticks to simulate this 2 sticks. A Sharpie and a ruler. And that's it. This is all you need to have for our experiment. So with no further ado, let's start. So the first thing we need to do is know the size of our nails. As you can see here, I marked my nails so that they each have the length of 3 centimeters. And what I'm going to do is when I stick them in the fruit, I'm going to make sure that the blackened out part here, my marking, is totally inside the fruit, so that outside, the part that is producing the shadow is 3 centimeters long. And we're going to need that for the calculation. So we have our fruit standing by for us. Nice little fruit. And we have our light source, which will simulate the sun. And I will project light directly in this direction to really simulate what happens with the Earth. So we're going to turn the light on. There we go. Now we have simulation of the Earth and the sun. And we take our 2 nails right here. And as you can see, they're both marked. And I'm going to stick them in. Now, I'm going to try and have the first one with no shadow on it. So as you can see, I have my first nail stuck inside. Now I'm going to move just a little bit the fruit to make sure that my first nail barely has any shadow. So this is right here. We have a very, very small shadow. It's really on top, and it's only created because the nail has a little round head. So my first nail has no shadow. This is simulating what happened in Syene. Now let's see what happened in Alexandria with my other nail. As you can see, it's marked. And now I'm going to go directly on top of it and put that in. There we go. So as you can see, we have 1 nail with no shadow and 1 nail with shadow. And this is created because the fruit is round. आपकी पुस्तक में अगला भाग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है। पुस्तक में बताया गया है कि पृथ्वी में 3 मुख्य परतें होती हैं। बाहरी परत ठोस है, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। इसके अंदर की परत प्रवार है, जो बहुत ही गर्म है और पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई है। सबसे भीतर की परत को क्रोड़ कहते हैं। ये सबसे अधिक गर्म है। इसके भी 2 भाग हैं। बाहरी भाग में पिघला हुआ लोहा और निकल है, और भीतरी भाग में लोहा और निकल आदि वस्तुएं ठोस के रूप में है। मैं इन परतों के बारे में YouTube के चैनल किड्स लर्न टीवी, किड एजुकेशनल वीडियोज एंड आर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध एक वीडियो दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। So, let's learn something about the structure of the earth today, okay? Now, the earth consists of 4 layers. First layer is crust. Second layer is mantle. Third layer is outer core. Fourth layer is inner core. Crust. A crust is the outermost layer of the planet, thinnest layer of the earth, covered with landforms, air and water. Everything you can see above the earth's surface. It can be up to 70 km thick here. Mantle. After crust, the next layer is mantle. Earth's crust floats on this layer. Thickest layer of the earth, it is made up of thick, solid, rocky substance. The mantle is about 2,900 km thick.
Outer core. The outer core is the third layer of the earth. The outer core in super hot liquid states it's called lava. This lava made of iron, nickel. The outer is about 2400 km thick. Inner core. The inner core is the last layer of the earth. The inner core in solid state. Inner core is a solid ball made of iron, nickel. It spins faster than the surface of the earth. It creates a magnetic field. The inner core is about 2400 km thick. पृथ्वी की ठोस और द्रव परतों के बारे में समझाने के लिए आप बच्चों को इन बातों का उदाहरण दे सकते हैं और इनकी गतिविधियां भी करा सकते हैं। किसी गर्म वस्तु को जब ठंडा किया जाता है तो बाहरी परत तेजी से ठंडी होगी और अंदरूनी हिस्से अधिक देर तक गर्म बने रहेंगे। यह बात समझाना कठिन नहीं है। मध्याह्न भोजन के समय बच्चों को गर्म भोजन परोसते समय यह दिखाया जा सकता है कि हम गर्म भोजन को किनारे से खाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि किनारे का हिस्सा शीघ्र ठंडा हो जाता है जबकि भीतर का हिस्सा देर तक गर्म बना रहता है। बच्चों को समझाया जा सकता है कि बाहरी परत बाहर की ठंडी जगह के संपर्क में आती है, इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरी बात बच्चों को यह समझानी होगी कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यह भी बताना है कि पदार्थ की अवस्थाएं तापमान और दाब के आधार पर बदलती हैं। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव में और द्रव को गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। इसी प्रकार गैस को ठंडा करने पर उसे द्रव और द्रव को ठंडा करने पर उसे ठोस में बदला जा सकता है। ये बात हम पानी के बर्फ बनने और वाष्प बनने का उदाहरण देकर समझा सकते हैं। इसकी गतिविधि भी करा सकते हैं। पानी को गर्म करके वाष्प बनाने की गतिविधि कराना बहुत आसान है। इसी प्रकार हम उबलते हुए पानी के ऊपर एक ठंडी प्लेट रखें तो उस प्लेट से टकराकर पानी की वाष्प बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इसे YouTube की चैनल खान एकेडमी इंडिया इंग्लिश पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Case and a candle which is heating the water. What do you think will happen when I bring this steel plate on top of the water vapor, on top of the water that is boiling? Why don't you predict that? Why don't you take 5 seconds and think what will happen if I bring this steel plate right at this near the top of the beaker right over here? Okay, let's see. So I'm keeping the steel plate very close to the top of the beaker. Well, I see something happening. I see these water droplets being formed on the steel plate. पानी को ठंडा करके बर्फ में परिवर्तित करने की गतिविधि करने के लिए कक्षा में हमें बर्फ में नमक मिलाकर फ्रीजिंग मिक्सचर बनाना होगा और फिर किसी तांबे या लोहे के बर्तन में थोड़ा सा पानी रखकर और उस बर्तन को फ्रीजिंग मिक्सचर में रखकर बर्फ को जमाकर दिखाया जा सकता है। दाब को बढ़ाने पर द्रव के ठोस बनने को दिखाने के लिए बर्फ के 2 क्यूब्स को हथेली में पकड़कर एक दूसरे के साथ जोड़कर दबाइए। कुछ देर दबाकर रखने पर ये क्यूब आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। इससे हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि बर्फ के क्यूब्स की बाहरी परत पर द्रव के रूप में पानी था, जो हथेली में दबाने से दाब बढ़ने के कारण ठोस बर्फ बन गया और इस कारण बर्फ के दोनों क्यूब्स आपस में जुड़ गए। इन गतिविधियों से बच्चे ये समझ सकेंगे कि पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी और ठोस क्यों है और अंदरूनी भाग गर्म और पिघला हुआ द्रव क्यों है। दाब बढ़ाने पर द्रव के ठोस में परिवर्तन को दिखाकर यह भी समझाया जा सकता है कि क्रोड़ के अंदरूनी भाग में यद्यपि तापमान अधिक है, तथापि पृथ्वी की बाहरी परतों के वजन के कारण दाब इतना ज्यादा है कि अधिक तापमान होने पर भी लोहा द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप बच्चों को यह भी बताइए कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूकंपों के कंपनों का माप लेकर प्राप्त की है। ये कंपन 2 प्रकार के होते हैं। पहले कंपन वे हैं जो ठोस तथा द्रव दोनों के पार जा सकते हैं और दूसरे प्रकार के कंपन द्रव के पार नहीं जा सकते। वैज्ञानिकों ने भूकंपों के कंपनों को मापकर यह पाया है कि यदि इन कंपनों को धरती के दूसरी ओर मापा जाए तो जो कंपन द्रव के आर पार नहीं जा सकते वे धरती के दूसरी ओर तक नहीं पहुंच पाते। इससे यह सिद्ध होता है कि धरती की अंदरूनी परत द्रव है। इस बारे में आप YouTube की चैनल
एजुस्फीयर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो से बेहतर समझ सकते हैं और इसे बच्चों को दिखाकर उन्हें भी समझा सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। The body waves are of two types, the P waves and the S waves. The P waves are called primary waves because they are so fast that they are the first waves to reach an observer at a seismic station after an earthquake occurs. The P wave can move through solid rock and fluids like water or the liquid layers of the earth. As shown in this picture, it pushes and pulls the rock it moves through. The second type is the S wave or secondary wave, which is the second wave you feel in an earthquake. The secondary waves are slower than the primary waves and can only move through solid rocks, not through any liquid medium. It is this property of S waves that led seismologists to conclude that the Earth's outer core is a liquid. The S waves move rock particles up and down or side to side perpendicular to the direction that the wave is traveling in. Since the seismogram records the velocity of movement of the body waves through the earth, we can tell what type of material they are traveling through. As the body waves travel through the earth's internal layers, their speed changes, causing the wave to bend. It was the study of these seismic refraction and seismic reflection techniques that enabled scientists to plot the three main zones of the Earth's interior. The crust is the outer layer of rock, which forms a thin skin on the Earth's surface. Below the crust lies the mantle, a thick shell of rock that separates the crust above from the core below. The metallic core is the central zone of the Earth, which is also the source of the Earth's magnetic field. तो आज के लिए इतना ही। कक्षा 6वीं की विज्ञान पुस्तक पर इस श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।